हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो ये पार्ट 2 है हमारा, लेक्चर 2 भी आप कह सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये हमारे इसके जो भी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पिछले बार भी मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए थे। और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। काफ़ी सारे बच्चों ने कॉमेंट करके मुझे इसका जवाब भी दिया और काफ़ी सारे बच्चों के जो है कि अच्छे जवाब भी आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में जो भी सवाल मैं आपसे आखिर में पूछूंगी, एक फुल पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए। और ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और आने वाले दिनों में किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल टीचिंग के ऊपर हमने बात की थी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें बाकायदा आपके एसोसिएशन और टीचिंग बिहेवियर और आपकी अफेक्टिव टीचिंग के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है? सीधी सी बात है, अगर मैं इसको कहूँ कि भाई अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसी चीज़ की समझ, तो सीधी सी बात है कि जब हम किसी लर्नर की बात कर रहे हैं तो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग और उसका मेमोरी, यानी कितना वो याद रख पा रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई अगर आपको कुछ याद रखना है तो पहले समझना पड़ेगा। अगर किसी में फर्स्ट या सेकंड के बच्चे को बोलूँ कि भाई 2+2=4 होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको ये बताना पड़ेगा कि 1+1=2 होता है, ताकि वो उसको ईजिली क्या कर पाए, मेमोरी कर पाए, मेमोराइजेशन कर पाए और साथ में फोकस कर पाए। और अंडरस्टैंडिंग हमें और क्या सिखाता है? मास्टरिंग द सब्जेक्ट्स। इस टर्म को याद रखिएगा। कई बार डायरेक्टली सवाल आपसे पूछ लेता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग कहाँ पर हेल्प करता है, तो मास्टरिंग करने में हेल्प करता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि कितनी ज़्यादा आपको कमांड है, मास्टरिंग है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल, पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियर हो रहा होगा। अगेन एक सवाल है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के ऊपर, और डायरेक्टली आपके सिलेबस में भी जो आपका EMRS का सिलेबस है उसमें इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर सवाल आपसे पूछा गया है। तो समझते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है क्या। 3 टर्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है इफेक्टिव क्या है, किसको इफेक्ट करना है? लर्नर को। टीचिंग कौन करेगा? टीचर करवाएगा। बिहेवियर किसका चेक करना है? टीचर का भी चेक करेंगे और यहाँ पर लर्नर का भी बिहेवियर चेक करेंगे कि दोनों का बिहेवियर मिल करके टीचिंग को किस तरीके से इफेक्टिव बना रहा है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि टीचिंग को कैसे आप इफेक्टिव बना सकते हैं। पहला कह रहा है कि भाई डायलॉग करना है, ताकि जो टीचर है जो डायलॉगिंग करे, बातचीत करे बच्चे के साथ, ताकि कि रिकंस्ट्रक्ट कर पाए चीज़ों को, वो सीख पाए। दूसरा ये कह रहा है कि क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते कि कोई बच्चा अगर सवाल पूछता है तो टीचर का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लास में अगर मान लो कुछ भी पढ़ा रही हूँ और मैं रैंडमली सवाल दिखा करके आगे बढ़ जाऊँ, तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई आपको क्लैरिफिकेशन ही नहीं कि सवाल पूछा गया है आपसे। ठीक है, और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दी जाए और बच्चे को भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉन्फिडेंस या मोटिवेट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रमोट करना है लो एरर रेट हाई सक्सेस को, मतलब कम गलतियों के साथ ज़्यादा सक्सेस की उम्मीद हम करते हैं। और यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट कि बच्चे को बहुत हद तक मोटिवेट करना, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ लेकर के जाना, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेकर के जाना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा हमारे लिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल को सॉल्व करने का तरीका। इसमें से पॉजिटिव चीज़ें पहले हम ढूंढ लेंगे। तो पॉजिटिविटी कहाँ पर निकल के आ रही है कि जो पॉइंट नंबर 4 है आपका, प्रमोट करना है बच्चे के लिए, किसके लिए? ताकि उसकी सक्सेस बढ़ सके कम गलतियों के साथ। कंट्रीब्यूशन किसका होगा? टीचर का और लर्नर का भी। इंक्रीज क्या करना है? बच्चे का सेल्फ स्टीम। और क्या इंक्रीज करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड, ताकि बच्चा हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे, हमेशा तैयार रहे। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिख जाएंगे। यहाँ पर बर्डन एंड ब्राइट 2007 में इन्होंने की बिहेवियर के बारे में बात की इफेक्टिव टीचिंग को लेकर के। ये कहते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग तभी हो सकती है, प्रभावशाली अध्यापन तभी हो सकता है जब लेसन की क्लैरिटी हो, यानी जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर हो। आपको यही नहीं पता कि टीचिंग होती क्या, तो क्लैरिटी कैसे आएगी? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के बारे में बात। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब होता है कि टीचर टाइम टू टाइम बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे कि बच्चे को कहाँ पर सही और कहाँ पर कम गलतियां कर करके आगे की तरफ बढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब हर रोज टीचर बच्चे को कोई टास्क दे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ में वो रिवॉर्डेड भी हो सकता है। जैसे हर बात पे ये बोलना कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, या फिर ये कहें कि भाई जो बच्चा फर्स्ट आएगा, जो सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब देगा, वो कल से क्लास में मॉनिटरिंग करेगा।
आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जब इस तरीके से चीज़ें करवाई जाती है तो हर एक बच्चे के अंदर बहुत इफेक्टिव तरीके से चीज़ें जो है इनकलकेट होती हैं। नंबर 4 है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी इंगेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस। अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो बीच बीच में सवाल पूछना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चेक करना कि कहीं क्लास में बैठी हुई जनता सो तो नहीं रही है, और साथ में ये भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। एंड नंबर 5 स्टूडेंट सक्सेस रेट चेक करना, और कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन, जो मैंने कल भी आपसे बात की थी। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के तरीके से बच्चे का सक्सेस रेट चेक कर पाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव हेड ऑन क्वेश्चन नंबर 8। तो फॉर इनकरेजिंग लर्निंग टू लर्न, ये टर्म बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लर्निंग टू लर्न। ठीक है, किसके लिए काम करना है? हमें लर्निंग की तरफ बढ़ना है, लर्निंग टू लर्न की तरफ बढ़ना है, यानी सिखाते हुए सीखना है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एम्फोसाइज किसके ऊपर है? पहला, यूज करना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, गैजेट्स को। दूसरा है कि ऑर्गेनाइज करना टीचिंग इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज को। ट्रांसफर करना लर्निंग को, जैसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है कि बच्चे को साइकिल चलाना आता है और बाद में उसको स्कूटर चलाना वो धीरे धीरे सीख जाता है। नंबर 3 कह रहा है असाइनिंग टास्क टू बी मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि कोई भी टास्क अगर बच्चे को दिया जाता है तो उसके ऊपर उसकी मास्टरी हासिल होना। फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड, और क्लास में हर हफ्ते में हर 5 दिन में टेस्ट जो है कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग टू लर्न का मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज़ जब आप सिखा रहे हैं, ठीक है, तो एक उसका सीखना और दोबारा से किसी चीज़ को सीखना ये तभी हो सकता है जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ढंग की हो। ठीक है, जैसे हम शुरू में किसी छोटे बच्चे को एलकेजी या यूकेजी में किसी बच्चे को हम धीरे धीरे पहले पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं हाथ से। ठीक है, तो प्लेवेज में क्या होता है, ये एलकेजी यूकेजी में छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ना टीचर हाथ से सिखाते हैं कि पेंसिल को ऐसे होल्ड करते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सीखता है, फिर पेंसिल से वो पेन पकड़ना सीख लेता है, फिर वो पेंसिल के बाद पेन और पेन के बाद चॉक पकड़ना सीखता है, और फिर आप देखते हैं कि जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो ये जान जाता है कि किसी भी लिखने वाली चीज को किस तरीके से हम पकड़ते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल हम सीख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो बिल्कुल वो धीरे धीरे स्कूटर या स्कूटी चलाना भी सीख जाता है, तो दिस इज नोन एज अ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो आपकी लर्निंग क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, उसमें गैजेट्स का कोई काम नहीं है। अगर उसका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही नहीं हो रहा है, अगर उसको यही नहीं पता है कि 2 + 2 4 इज इक्वल टू 4 होता है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे होगी? जब वो ये सीख पाएगा कि भाई 4 में भी 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग टू लर्न में क्या क्या चीजें ध्यान में रखने? पहला है अंडरस्टैंड करना, वाई यू वॉन्ट टू लर्न, आप क्यों सीखना चाहते हैं? भाई आप क्यों सीखना चाहते हैं कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होता है। स्किम क्या है? इंट्रो द बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रो द बुक का यहाँ पर मतलब है कि बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। रीड क्या है? रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग को और भी ज्यादा प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाने के लिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी वो ट्रांसफर लर्निंग में आपकी हेल्प करेगी, और अगर वो हेल्प करेगी तभी आप एक फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंच पाएंगे, और क्या करेंगे आप? तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से किसी चीज को बाइंड अप करके फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा जाता है। नाउ लेट्स मूव हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अडोलसेंट लर्नर्स के ऊपर सवाल आपसे पूछा गया है, जो ये कहता है कि जो अडोलसेंट्स हैं सोशल और मोरल डेवलपमेंट जो है उनका क्या डिटरमाइंड करता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। ठीक है, एक यहाँ पर 16 से 17 साल का बच्चा है, हमें ये बताना है कि भाई सोशली सामाजिक तौर पर और मौलिक उसका डेवलपमेंट क्या क्या फीचर्स उसके हो सकते हैं। पहला, टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम अ पेरेंट्स, माता पिता से दूर रहने की प्रवृत्ति। दूसरा है कि ये तो वैसे भी हट जाएगा बिकॉज नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉइंट्स को पहले हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग फॉर इमुलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, मूल्यों और मानकों के अनुकरण के लिए पूजा करने वाले नायक की चिंता, यानी कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे थोड़ा ग्रो करना शुरू कर देते हैं 15-16 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में, तो कोई ना कोई आइडल ढूंढते हैं। वो कोई भी हीरो हो सकता है, कोई भी एक्टर हो सकता है, कोई भी एक्ट्रेसेस हो सकती है कि मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा बिहेव करना है। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। मिक्सिंग अप विद द पीयर्स इन द नेबरहुड, मिलना जुलना, तो सोशल क्या है? नेबरहुड इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है कि खुद की पहचान को लेकर के बहुत चिंतित रहना, जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस उसको बोला जाता है। एडोलसेंट्स में क्या है
जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द एज जहाँ पर बच्चे अपनी चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्शियस तरीके से बिहेव करते हैं, पहचान के संकट को लेकर के। जैसे 11-12 के बच्चों को आपने देखा होगा, स्कूल में पढ़ाया होगा, या 9-10 के बच्चों को देखा होगा कि घर से उनको बहुत तरीके से भेजा जाता है, रास्ते में जाते जाते उनकी टाई बेल्ट, उनके बालों में जेल लगाना, लड़कियों का नेल्स बढ़ाना या बालों को कटवाना, दिस इज समहाउ अ आइडेंटिटी क्राइसिस, जो हमें ये बताते हैं कि हमें अच्छा दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है। ठीक है, तो डायमेंशंस, इसका जो राइट आंसर है वैसे आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, जो उनके सोशल और मॉरल डेवलपमेंट को एम्फसाइज करता है। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द वेलबींग एंड पेटल्स के ऊपर बात करेंगे। स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस सर्कल्स, ये जो सर्कल समझ में आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट्स है बस उसको देखेंगे पहले। इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी क्राइसिस को कैसे आप खत्म कर सकते हैं, जब यहाँ पर टीचर, लर्नर और पेरेंट तीनों मिलकर के इंगेजमेंट दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी बच्चे को ये इस बात का डर है कि भाई मैं बहुत पतला हूँ या मैं बहुत काला हूँ, तो उसमें टीचर और यहाँ पर पेरेंट्स उसको बहुत हद तक कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि टेक्सचर मैटर नहीं करता, आपका वर्क मैटर करता है, राइट। बॉडी सवर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल प्रोटेक्शन, जहाँ पर पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर के सोशली अवेयर करते हैं। ग्रोथ एंड फ्लरिशनेस की बात करते हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ इज समहाउ इज एम्फसाइजिंग ऑन कि भाई कितना बढ़ रहे हैं। जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है कि 17 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है 5.2 इंच। डेवलपमेंट क्या है कि 17 साल के बच्चे ने कितना सीखा, ये मैटर है, तो ये उसका डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या है, एक टाइम के बाद रुक जाती है, 18-19 साल के बाद लड़के या लड़कियों की हाइट रुक जाती है, वो नहीं बढ़ेगा। बट डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है, इट्स लाइफ टाइम प्रोसेस। ठीक है, वॉइस कैसी है, मोटी है पतली है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक टाइम के बाद जो मेल जेंडर्स होते हैं उनकी वॉइस में भारीपन आना शुरू हो जाता है। म्यूचुअल केयर का मतलब क्या होता है कि उस एज में 17-18 ईयर्स के एज में लड़कों और लड़कियों को म्यूचुअली केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशली भी और जो कल्चरली भी, मॉरली भी, और साथ में जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी होता है। ठीक है, इमोशनल एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, इसके ऊपर अवेयर करना। सेक्स एजुकेशन है क्या, कैसे काम करती है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इसके ऊपर अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब देन इन्वायरमेंट, यानी कि ये सारी चीजें मिलकर के क्या क्रिएट करते हैं, एक गुड इन्वायरमेंट। और गुड इन्वायरमेंट कहाँ बिहेव करता है, इन द फ्रंट ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन की तरफ, कि कैसे आप काम करते हैं, वो लाइफ टाइम आपको इम्पेक्ट करता रहेगा। नाउ आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस सर्कल से जुड़ा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर इसको पूछ लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 10। सवाल पूछे इफेक्टिव टीचर के साथ, ध्यान रखिएगा सवाल क्या है, इफेक्टिव टीचर, इट्स नॉट अबाउट टीचिंग। इफेक्टिव टीचर कौन होता है, अच्छा अध्यापक कौन होता है। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, यानी कि प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित योग्यता कहा जाता है, किसको। पहला ये कह रहा है कि भाई एक टीचर का इफेक्टिव होना क्या बताता है, ऑर्गेनाइज करना, यहाँ पर कि उसका आचरण कैसा है, वो बोल्ड है, अच्छा है, कंट्रोल्ड है कि नहीं। बी कहता है कि लिटरेसी विच इम्प्लाइज जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग, टीचर पढ़ाने लिखाने में अच्छा है। तीसरा कह रहा है कि सेल्फ एफिशिएंसी के बारे में बात करता है, कह रहा है कि भाई आत्म प्रभावकारिता, ठीक है, ये चेक करता है कि कितना ज़्यादा कैपेसिटी है परफॉर्म करने की। फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स सेंसिटिव है ना, लीनियट, कितना ज़्यादा वो लचीलापन है, कितना संवेदनशील है, कितना ज़्यादा वो सहानुभूति रखता है। और नंबर 5 कहते हैं कि इवैल्यूएटिंग करना है, प्रोवाइडिंग अ फीडबैक। जो आपका इफेक्टिव टीचिंग है, इवैल्यूएशन एंड द फीडबैक, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और यहाँ पर ई ऑप्शन तो सही है, तो इसको आप कैसे यहाँ पर आप चूज करेंगे, एलिमिनेशन मैथड से। ई ऑप्शन किस किस में है, ई यहाँ पर भी है और किसी में ई नहीं है। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये वाला है, तो ये तो वैसे भी हट जाएगा, बचा आपका ए और डी। ठीक है, तो ए कहता है कि यहाँ पर स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी क्या, इफेक्टिव टीचर कौन होता है। सबसे पहली बात है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको कितना यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से, स्पष्ट तरीके से, नियंत्रण तरीके से आता है। ये नहीं है कि भाई हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी में पहुंच गया, ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते अपने टॉपिक से भटक गया और क्लास खत्म हो गई और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पर डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड लिनियट, लचीलापन और संवेदनशील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टीचर के अंदर बच्चों के लिए बहुत हद तक सहानुभूति होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। उसके माइंडसेट को, साइकोलॉजी को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एक सक्सेस तरीके से इफेक्टिव टीचर बन पाएगा। जैसे कोई बच्चा है, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, कोई इंटेलिजेंट होता है, तो टीचर को फोकस किसके ऊपर करना है, पूरी क्लास के ऊपर। ये नहीं है कि भाई बच्चा जो 10 में से 10 लेकर आ रहा है तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो,
जिसके 10 में से 2 आ रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, तो 10 में से 2 लेने वाला बच्चा कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, उदारता और संवेदनशील की। यहाँ पर टीचर का प्राइमरी वर्क क्या है कि जो बच्चा 2 नंबर लेके आ रहा है 10 में से, उसको इतना सेल्फ मोटिवेट करेंगी नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट अटेम्प्टेशंस हों तो कम से कम 2 से 5 के बीच में वो वेरी कर पाए, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं संवेदनशील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी मार पिटाई, डंडे का प्रयोग करना, गाली गलौज का प्रयोग करना, हार्श वॉइस का प्रयोग करना, इनसे बचने का तरीका है इफेक्टिव टीचिंग को लेकर के, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग क्या है, क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें क्लैरिटी हो उसकी। वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथुजियाज्म, ये नहीं है कि टीचर भाई क्लास में पढ़ा रहा है, आधा वो खुद नींद में, बच्चे उससे ज़्यादा नींद में हैं। टास्क एंड ओरिएंटेड बिजनेस लाइक्स होना चाहिए कि टास्क देते रहना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट हो सकता है, वो कोई क्वेश्चनिंग हो सकती है, कोई यहाँ पर फील्ड वर्क हो सकता है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो ये पेपर पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली कैसे आप रीइंफोर्समेंट करते हैं, उसको कैसे आप पुश करते हैं पॉजिटिवली। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, मैंने बताया कि कोई बच्चा 10 में से 2 नंबर लेके आ रहा है, उसकी 1 महीने परफॉर्मेंस वहीं पर रुकी हुई, आपने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो पॉजिटिवली आप उसको बताएंगे सबसे पहले कि उसकी क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या एरर्स है, क्या क्या गलतियां वो कर रहा है। पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट करेंगे, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे वो 2 पे ही अटका हुआ है भाई, लेकिन उसको बोलो तो सही कि तुम सही कर रहे हो, राइट। स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना है सीखने का, ये नहीं कि भाई 10 के 10 सवाल कराने, 10 के 10 सवाल आप खुद करके चले आओ। ह्यूमरस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इतने सीरियस है कि बच्चे डरे हुए हैं क्लास में, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग्स। नाउ लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 11। इस सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जैसे कि मैंने कल भी आपसे पूछा था। बिल्कुल ह्यूमरस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी मैं आपको कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देनी है लर्न करने की, तो ये आपका अवसर है सीखने का। सवाल नंबर 11 से सवाल मैं पढ़ देती हूँ और बता देती हूँ, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग, ठीक है, आर टर्म्ड एज द सोशल कॉम्पिटेंसेस। मतलब स्कूल शिक्षा के इनमें योगदान वाले निम्नलिखित कारकों में से किसे सामाजिक योग्यता कहा जाता है। सोशल, ध्यान रहे सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, यानी स्कूल लर्निंग क्या क्या बढ़ावा दे सकता है, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, स्कूल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट, स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने का, ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव टर्मिनोलॉजीज, और जब आपको चूज करना तो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन टर्म्स। ए बी है, कॉमन है, जैसे इसमें ए कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, हिंट मैंने कर दिया है। इस सवाल का जवाब मैं दूंगी आपको कल जब हमारा लेक्चर 3 आएगा। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी आपको बीट द कंपटीशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब बिल्कुल मैं दूंगी। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जितना आप शेयर कर पाएँ, ताकि वो सारे के सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं पेपर को क्वालिफाई करने की, उस तरफ आगे बढ़ने की, उनको एक सही रास्ता मिल पाए इन सवालों के माध्यम से। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर पूछिएगा।